वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रपति पद के बारे में। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में क्या क्या बात लिखी गई है और उसको क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, साथ साथ में वह अपनी जो उसकी पावर्स उसको दी गई हैं संविधान के तहत उसका यूज वो कब कब कर सकता है और उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन जो हैं रखी गई है। तो आज की वीडियो में हम जितने भी हमारे पास एग्जाम रिलेटेड पॉइंट होंगे, चाहे वो उसकी किसी प्रकार की भी पावर होगी, चाहे वो हम उसकी कार्यपालिका की शक्तियों की बात करें या उसकी विधायिनी शक्तियों की बात करें या फिर उसकी इमरजेंसी पावर्स की बात करें, जिसके बारे में आप लोग काफी टाइम से पढ़ते रहते हैं। हमारे जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हमारे पास राष्ट्रपति के पद से संबंधित क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे संविधान में आर्टिकल 52, जिस आर्टिकल का मैं आपको नाम बताऊंगा उसको आप लोगों ने साथ साथ में नोट डाउन करते रहना है। हमारे पास जो है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है, तो हमारे पास होगा आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। यह बात भी हमारे पास इसी में लिखी गई है। ठीक है, क्लियर। तो 52 के लिए सिर्फ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसमें इसके पद की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। क्लियर। साथ साथ में इसके बाद एक और आर्टिकल है हमारे पास, इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 53। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति में जो होगा वो कार्यपालिका की जितनी शक्तियां होंगी वो सारी शक्तियां उसमें निहित होंगी, कार्यपालिका की शक्तियां। क्लियर। जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो सारी के सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा से राष्ट्रपति में उन शक्तियों का प्रयोग जो है हम लोग राष्ट्रपति के माध्यम से करेंगे, अगर हम और सरल शब्दों में इस बात को समझे। और साथ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार, मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार या फिर अगर हम लोग कहें तो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करता है। क्लियर। हमारे पास 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। इसके साथ साथ में अगर बात करें अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53, तो इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और इनका प्रयोग वह प्रत्यक्ष तौर पे, सीधे तौर पे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और साथ साथ में हमारे पास इन सारी शक्तियों का प्रयोग, सारी पावर्स का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार करेगा, यानी कि अगर हम कहें तो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। इसके साथ साथ में हमारे पास एक और इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग होगा। इसमें बात कही गई है कि जो भारत संघ की संसद होगी, संघ की संसद, तो इस संसद का जो निर्माण होगा हमारे पास वो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। यानी कि जो वर्ड आप लोग बार बार पॉलिटिकल की बुक में पढ़ते हैं, संसद, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट हमारे पास आप लोगों ने ध्यान रखना है इन दो सदनों के अलावा साथ साथ में जब तक उसमें राष्ट्रपति का पद नहीं है उसको हम नहीं कह सकते। यानी कि संयुक्त रूप से अगर हम बात करें ज्वाइंटली रूप से, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को जो है हम लोग भारत की संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। ये तीन व्यवस्थाएं जो है हमारे तीन अनुच्छेदों में की गई हैं। 52 में पद की व्यवस्था, 53 में उसकी कार्यपालिका की शक्तियां उसकी की उसमें कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी। ठीक है। और साथ में 79 में कहा गया है कि संघ की जो संसद होगी उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है साथ में होंगे। इसको हम एक और सेंटेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग, यानी कि राष्ट्रपति भी
संसद के लिए लोकसभा और राज्यसभा की तरह एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पार्ट होगा। इन तीनों के साथ ही ज्वाइंटली जो होगा हमारे पास उसको हम संसद कहेंगे। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के पद के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले ऐसा कि आप सभी को पता है कि अगर वो हमारे पास भारतीय नागरिक होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की सिटीजनशिप प्राप्त हो उस व्यक्ति को जो है हम लोग राष्ट्रपति का पद का जो चुनाव होता है उसके लिए वो नामांकन दायर कर सकता है। ठीक है। और नंबर 2 आप लोगों ने क्या ध्यान रखना कि साथ में जो एज निर्धारित की गई है आयु वो 35 वर्ष। हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु सीमा यानी कि मिनिमम वो 35 यानी 35 ईयर्स अपने जो है कंप्लीट कर चुका हो। नंबर 3 हमारे पास नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास संसद का सदस्य बनने की योग्यता। संसद का सदस्य बनने की योग्यता जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सांसद हमारे पास होते हैं एमपी होते हैं, अगर वो उन सब कंडीशनों को पूरा करता है, अगर हम और सरल शब्दों में इसको समझें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ में वह लोकसभा का जो सांसद है एमपी बनने की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता हो या राज्यसभा के, तो वो व्यक्ति भी हमारे पास क्या है राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अगर उसको जीत हासिल होती है उस चुनाव में तो वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। हमारे पास साथ में जो अगली टर्म एंड कंडीशन है वो है पद ग्रहण के समय विधानमंडल के पद से मुक्त। इस पॉइंट का यहां पर मतलब है कि जब जब हमारे पास राष्ट्रपति इलेक्शन होगा और उसमें से जो कोई भी एक जो पर्सन होगा वो विनर होगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा, तो चुनाव जीत जाने के बाद उस व्यक्ति को विधानमंडल के पद जो होगा उससे उसको जो है वहां पर अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ नहीं ले सकता जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य भी हो। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है कि विधानमंडल का कोई भी सदस्य वो राष्ट्रपति के पद की शपथ नहीं ले सकता है। इसके साथ साथ में नंबर 5 जो हमारे पास पॉइंट है इसके साथ में उसको जो है 15,000 रुपए जो है आकस्मिक निधि के रूप में जो है उसको जमा करना होगा। आकस्मिक निधि जिसको कि हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड भी कहते हैं। ठीक है, CF मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। इसकी अमाउंट तय की गई है 15,000 रुपए कॉन्टीजेंसी फंड की। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें नंबर 6 तो जो उस सदस्य का जो नाम होगा, उस व्यक्ति का जो नाम होगा उसका कम से कम 50 निर्वाचक सदस्यों सदस्य आप लोगों ने यहां पे ध्यान रखने हैं नंबर 6 पॉइंट में कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसे कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर हम सिंपल इसको अच्छी तरह लाइन को समझें तो इसका मीनिंग ये है कि उसको कम से कम जो है जब वो नामांकन भरने जाएगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उससे पहले उसे कम से कम जो है 50 जो सदस्य होंगे, 50 जो MP होंगे, उन सदस्यों की स्वीकृति जो है उस व्यक्ति को जरूरी है। तो ये है हमारे पास कुछ उस व्यक्ति के क्राइटेरिया जो भारत का जो है राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता हो। क्लियर।
तो इसमें आप लोगों ने अभी तक के लिए 3 आर्टिकल ध्यान रखने, 52, 53 और 79, साथ में उसकी जो है क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को क्या क्या बताई। क्लियर। इसके साथ साथ में अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, इसको हम लोग प्रत्यक्ष तौर पे या डायरेक्ट तौर पे हम लोग इसमें वोटिंग करते हैं। परंतु राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें ये इस सब प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसको अगर हम बात करें तो जो इसका इलेक्शन होता है वो निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसको पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस निर्वाचित मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। इस निर्वाचक मंडल में हमारे पास जो लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है, ठीक है। इनके जो हमारे पास निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेरे पास क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहले तो ये होंगे इस निर्वाचक मंडल में, प्लस अगर दूसरी बात करें हम लोग जो हमारे पास विधानमंडल होंगे उनके निर्वाचित जो सदस्य होंगे दूसरे पॉइंट में। और तीसरे में जो हमारे पास आप लोगों को पता है कि दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इसको पुडुचेरी भी हम लोग कहते हैं, उसकी विधानसभाओं के जो मेरे पास निर्वाचित जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, वो इस निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा लेते हैं। क्लियर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानमंडल पूरे भारत के, इसमें हमारे पास सारी विधान परिषदें भी आ गई और सारी विधानसभाएं भी आ गई, उनके निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी जो आपको पता है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर भी विधानसभाएं मौजूद हैं, तो उनके सदस्य भी जो है इस निर्वाचक मंडल का जो है हिस्सा होते हैं। साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस टर्म को आप लोगों ने यहां पे पूरा ध्यान रखना है, के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है कि उसमें विजेता कौन है, उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है, जो मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके आधार पर जो होता है वो हमारे पास राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है कि उसका विजेता कौन है। क्लियर। इस बात की जो है घोषणा की जाती है, डिसाइड किया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कैसे विनर होता है। क्लियर। राज्यसभा का इलेक्शन भी कुछ इसी तरह होता है, तो उसका प्रोसेस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आपने इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसकी पदावधि यानी कि समय कितना होता है, और थोड़ी सी इसके साथ बात करें हम लोग नेक्स्ट में महाभियोग की। महाभियोग यानी कि जिसको हम इम्पीचमेंट के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी मैंने आपको साथ साथ में यहाँ इंग्लिश में टर्म्स बता रहा हूं, इनको भी आप लोगों ने साथ में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आपको पता है उसमें आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी अटेम्प्ट करना होता है, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी वोकैबुलरी में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो ड्यूरेशन होती है वो अधिकतम एक व्यक्ति 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, 5 वर्षों के लिए। अगर उसके बीच में मृत्यु ना हो या किसी और कारणवश किसी व्यक्तिगत कारण के कारण, या मान लीजिए उसको कोई बीमारी हो जाती है बीच में, वो उसके इलाज के लिए कहीं बाहर जाता है, तो अगर इन सभी कंडीशंस को हम लोग छोड़ दें तो वो पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहता है। साथ साथ में हमारे संविधान में यह बात भी लिखी गई है कि इस 5 वर्ष की अवधि से पूरा होने से पहले, ठीक है, कि जब ये हमारे पास 5 साल का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा
उससे पहले पहले हमें दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो करना पड़ेगा। ये बात भी हमारे संविधान में लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है महाभियोग, तो इस महाभियोग का थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होगा इसको दोनों सदनों के द्वारा, महाभियोग के प्रस्ताव को दोनों सदनों के द्वारा जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है 2/3 यानी कि 2/3 जो बहुमत होगा उससे पास करना पड़ेगा अलग अलग। यानी कि अगर इसको हम समझें एक एग्जांपल के जरिए, हम मान के चलते हैं कि हमारे जो है लोकसभा में 100 सदस्य हैं, तो इसको पास करवाने के लिए इस प्रस्ताव को हमें कम से कम 66 प्लस ये यूं कहें 67 सदस्यों की जो है जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब तक हमारे पास 67% से ऊपर जो सदस्य होंगे, वहां पे जो एमपीज बैठे होंगे, वो इस बात को नहीं मानेंगे, इसकी स्वीकृति नहीं देंगे, तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। और लोकसभा में भी सेम प्रोसेस होगा हमारे पास, और इसका जो है राज्यसभा में भी हमारे पास सेम प्रोसेस होगा। इसके साथ साथ में एक और कंडीशन जो रखी गई है कि राष्ट्रपति को जिस किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव रखा जाना होगा राष्ट्रपति के खिलाफ, तो राष्ट्रपति को 40 डेज यानी कि 14 दिन पहले जो है इसकी जो है जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति को हम लोगों को, जैसे हम मान लेते हैं कि मैंने 14 जनवरी को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखना है, ये डिसाइड हुआ है मान लीजिए लोकसभा में, तो हमें उसको 1 जनवरी से पहले पहले यानी कि 31 दिसंबर तक जो है लास्ट ड्यूरेशन है कि हम लोगों को राष्ट्रपति को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए महाभियोग का प्रस्ताव जो है लोकसभा में रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, या राज्यसभा में पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे पास नोटिस आएगा, ये जो प्रस्ताव हम लोग रखेंगे जब स्टार्ट होगा वो प्रोसेस, तो उसके लिए कम से कम जो इस नोटिस को भी आप लोगों ने साथ में रखना, जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई 14 दिन पहले हमारे पास संसद के जो है मेरे पास 1/4 जो सदस्य होंगे, 1/4 सदस्य जो होंगे उनके हस्ताक्षर जो होंगे वो इस नोटिस पर जरूरी होंगे। क्लियर? अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को जब हम इसकी सूचना दे देंगे 14 दिन पहले, जो मैंने आपको प्रोसेस अभी बताया, तो उस प्रोसेस के साथ में जो एक और टर्म एंड कंडीशन जरूरी है वो क्या है कि उसमें संसद के 1/4 यानी बात करें तो 100 में से 25, ठीक है, कि 25% जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी स्वीकृति भी हमारे लिए जरूरी होगी। ये थोड़ा सा हमारे पास महाभियोग के बारे में कि उस प्रक्रिया को हम कैसे करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो जो हमारे पास इसमें राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति जो है हमारे पास अलग अलग सदन में, यानी कि अलग अलग सदन में क्या करेगा, लोकसभा की बात करें या फिर हम लोग राज्यसभा की बात करें, दोनों में अलग अलग रूप से अपने पक्ष को वो स्पष्ट कर सकता है, यानी कि अपनी सफाई दे सकता है कि यहां मैंने संविधान का उल्लंघन किया नहीं किया, जो भी हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ यहां पर उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज में कि राष्ट्रपति भी अंत में जो होता है अपना पक्ष जो है स्पष्ट करता है दोनों सदनों में अलग अलग रूप से। उसके बाद ही हम किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटा सकते हैं, या पॉलिटिकल की भाषा में, पॉलिटिकल की क्षेत्र की हम बात करें तो उसके लिए हम एक शब्द और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पदच्युत। हमने किसी भी एमपी को, किसी भी मंत्री को, किसी भी राष्ट्रपति को हटाना हो तो हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं किताबों में कि राष्ट्रपति को पद से पदच्युत करने की विधि क्या है। तो महाभियोग और पदच्युत दोनों शब्दों का आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास कि राष्ट्रपति को हम लोग कितने टाइम के लिए रखते हैं, क्लियर, और उसको हम कैसे कैसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा राष्ट्रपति के कि उसको कुछ मेन विशेषाधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। विशेषाधिकार आप कहें यानी कि उसको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि उसको बाकी जो हमारे देश के और नागरिक हैं, या हम बात करें कि और एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है, किसी कोई भी व्यक्ति हो हमारे देश का, इसके अलावा
राष्ट्रपति को जो है जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, या हम कहें कि इसको विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमने आप लोगों ने ध्यान रखनी विशेषाधिकार में, कि राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय यानी कि एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। क्लियर? किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्लियर? यहां तक इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति हमारे पास जो कुछ भी कार्य कर रहा है उसके लिए वो किसी भी न्यायालय में जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो भी कुछ भी वो काम करेगा। क्लियर? नंबर 2 है हमारे पास कि उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो हम लोग मुकदमा नहीं के लिए आगे मैंने नो लिख दिया। क्लियर? हम राष्ट्रपति के ऊपर क्या कर सकते हैं, मुकदमा नहीं चला सकते हैं, एक ये हमें बात बोली गई है। नंबर 3 जो है हम लोग उसको कैदी नहीं बना सकते हैं। कैदी के बाद भी मैंने लास्ट में नो लिख दिया। यानी कि ये जो सारी कंडीशंस मैंने आपको 3 बताई, ये कुछ विशेषाधिकार प्रिविलेजेस दिए गए हैं सिर्फ राष्ट्रपति को ही, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर बैठता हो। पहला है कि वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा अपने किसी भी काम के लिए। नंबर 2, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 है हमारे पास, उसको कैदी भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर थोड़ी सी मैं बात करूं यहां पर राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, तो इसको आपने ध्यान रखना कि जब हम शुरुआत की बात करें, जब राष्ट्रपति का पद बनाया गया था, आपको पता है कि हमारे पहले राष्ट्रपति 13 मई 1952 को जो हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो उस समय जो था राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपए निर्धारित किया गया था। परंतु अभी 2018 से जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए जो है पर, यानी कि उसको प्रति माह जो है 5 लाख रुपए की सैलरी, वेतन भत्ते जो है सारे कुल मिला के उसको मिलते हैं। तो आप लोगों ने उसका अभी का वेतन कितना है इसको भी ध्यान रखना है, और साथ में उसका जो वेतन था शुरुआती समय में वो कितना था। बीच में इसको 1985 में चेंज किया गया, 1990 में, कोई बात नहीं, उसको आप लोगों ने इतना आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, परंतु ये स्टार्टिंग का और लास्ट का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 5 लाख रुपए इसको कब किया गया, 2018 में जो है इसको किया गया। तो ये थे हमारे पास राष्ट्रपति पद से जुड़े हुए उसकी योग्यताओं के बारे में। ठीक है, उसकी क्या क्या, हम उसमें जो राष्ट्रपति उसको क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उसके थोड़े से वेतन भत्तों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स दी गई हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। उसमें पहली है हमारे पास कि जब किसी देश में शांति काल होता है, शांति काल यानी कि जब किसी भी देश में पीस का टाइम होता है, और दूसरा कि जब किसी देश में पीस का टाइम नहीं होता, जैसे कि मान लेते हैं कि वहां पर कोई वो हमारे देश का किसी युद्ध हो रहा है, किसी विदेशी कोई आक्रमण हो रहा है हमारे देश के ऊपर, या मान के चलते हैं कोई फाइनेंशियल हमारे पास जो है कोई वित्त, हमें वित्त की कमी महसूस हो रही है, जिसको हम वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, या किसी राज्य में कुछ संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कार्यपालन नहीं हो रहा है, तो उन अवस्थाओं में उसके क्या क्या अधिकार होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो पीस टाइम होता है उसमें शांति शक्तियां क्या क्या राष्ट्रपति के पास जो है वो होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। कार्यकारी शक्ति हम लोग इसको कहें, या ही इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर भी जो हम लोग इसको जो है वो कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो कार्यकारी शक्ति होती है राष्ट्रपति के बाद वो क्या है, वो है एक राज्याध्यक्ष के रूप में। राज्याध्यक्ष के रूप में जो मेरे पास राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कानून बनाए जाते हैं। क्लियर, और सारे कानून जो है राष्ट्रपति के नाम से ही लागू किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने अभी कुछ टाइम थोड़ी वीडियो में अभी बताया कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होगा, आर्टिकल 52 में यह बात की गई है। तो यह उसका जो है एक कार्यकारी शक्ति है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है
कि वो जो हमारे पास भारत राज्य है होगा, यानी कि भारत देश है, उसका राज्याध्यक्ष होगा। जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों को लागू किया जाएगा, वो सारा जो काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। क्लियर। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें उसकी सैनिक शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को क्या क्या सैनिक शक्तियां प्राप्त है, तो सैनिक शक्तियों में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास तीनों सेनाओं को जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति को माना गया है। संविधान के अनुसार ही संविधान में बात लिखी गई है। इसके साथ साथ में जो हमारे पास तीनों सेनाएं हैं, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें या इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जनरल जो होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्लियर। यानी कि हमारे पास जो सेनाओं का प्रमुख है वो राष्ट्रपति को कहा गया संविधान के अनुसार, परंतु जो इनके अध्यक्ष होते हैं अपने अपने स्तर पे, चाहे हम भारतीय सेना की बात करें, भारतीय नौसेना की बात करें या फिर बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इन तीनों के जो अध्यक्षों की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नंबर 3, अगर हम बात करें उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, इसमें अगर हम थोड़े से कुछ मेन अधिकारियों के नाम पर ध्यान रखें, जैसे कि हमारे पास CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे पास। क्लियर। और इसके अलावा जो हमारे पास कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ जो इंडिया होता है। बात करें जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे जो जो हमारे देश में प्रमुख अधिकारी होते हैं, किसी राज्यपाल गवर्नर की बात करें हम लोग, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किए जाते हैं उनकी बात करें, तो इन सभी व्यक्तियों की जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। क्लियर। यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जिन जिन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मैं आपको यहां बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार या मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास विदेशों से संबंधित मामले। इस पॉइंट में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, हमारे पास जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फॉरेनर देश हैं, यानी कि जैसे हम बात करें रूस की, अमेरिका की, जापान की, वहां पर हम लोग राजदूत भेजते हैं अपने, ठीक है। और वहां के भी, या हम अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी एम्बेसी, कि जापान में भारत की एम्बेसी कहां स्थित है, वहां पर भारत के कौन से राजदूत रखे गए हैं, कौन से नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, इसको आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं। तो उन राजदूतों की नियुक्ति और उन देशों के कौन कौन से जो राजदूत हैं वो भारत में रह रहे हैं, उनकी एम्बेसी कहां कहां है, और उनको जब यहां नियुक्त उनको किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो राजदूत हैं वो फ्रांस में नियुक्त किए गए, तो फ्रांस का भी कोई एक व्यक्ति जो है राजदूत के रूप में भारत में कार्य कर रहा होगा, तो उससे संबंधित जितनी भी पावर्स होती हैं वो भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो यूटी का शासन होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन होता है हमारे पास, वो भी किसके द्वारा होता है, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। हमारे पास जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है, और जो वहां पर हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं, उपराज्यपाल, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें एक और कि राज्यों को निर्देश, यानी कि डायरेक्शन, राज्यों को निर्देश, तो हमारे पास राष्ट्रपति की एक और कार्यकारी शक्ति है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जिसके तहत वो राज्यपाल के जरिए विभिन्न राज्यों को समय समय पर शासन संबंधी या किसी और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो है वो निर्देश दे सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये एग्जीक्यूटिव जो है हमारे पास राष्ट्रपति की कुछ शक्ति हैं। इसके साथ में अगर हम लोग बात करेंगे
तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो होती है मंत्री परिषद की नियुक्ति, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि जब जब हमारे देश में जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल चला हुआ है, एक पिछली वीडियो में मैंने इलेक्शन के बारे में आप लोगों को कंप्लीट डेटा बताया है, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। जितने मैंने आपको उसमें पॉइंट बताए हैं कि कितने फेज में इलेक्शन होगा हमारे पास, कितने उसमें मतदाता भाग ले रहे हैं, और 1951 से लेके उसमें अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो भी आप लोगों ने उसको देख लेना है। तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होती है हमारे पास, इस नियुक्ति को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोगों ने मुख्य मेनली जो है हमारे पास ये 7 जो है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति शांति काल में करता है, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर? इन एक पॉइंट को आप लोगों ने साथ में ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शांति काल में राष्ट्रपति और किन किन शक्तियों का जो है प्रयोग करता है। क्लियर? तो पहली तो होगी हमारे पास कार्यकारी शक्तियां। नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं विधायिनी शक्तियां, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लियर? दूसरे पे हमारे पास क्या आती हैं, विधायिनी शक्तियां, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। विधायिनी यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, के लिए मैंने पी शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख दिया। क्लियर? तो पहली अगर हम बात करें विधायिनी शक्तियों में, तो कि राष्ट्रपति जो है एक अभिन्न अंग होता है। किसका? राष्ट्रपति अभिन्न अंग हमारे पास होता है, जो भारत संघ की क्या होती है, संसद हमारे पास होती है। क्लियर? जो मैंने आपको बता चुका हूं भी पिछले 78 आर्टिकल में जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी। नंबर 2 अगर हम बात करें तो संसद का अधिवेशन बुलाना या स्थगित करना, संसद का अधिवेशन बुलाना या फिर हम कह सकते हैं स्थगित करना। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, इसका जो हम राष्ट्रपति यूज करता है, ये लेजिस्लेटिव पावर के तहत करता है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक और बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है, या अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है, तो कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो संसद का अधिवेशन बुलाता है, यह उसकी कौन सी शक्ति है। क्लियर? ये उसकी विधायी शक्ति है, उसकी कार्यकारी शक्ति है, या उसकी न्यायिक शक्ति है, या उसकी आपातकालीन के समय की शक्ति है। तो इन शक्तियों को, जो पावर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोगों ने इसी मेन पॉइंट के अंतर्गत आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति इसी के अंतर्गत करता है। क्लियर? अगर हम बात करें संसद को संबोधित करना, यानी कि संसद में भाषण देना, संबोधित करना संसद को, या कॉमा संदेश भेजना। राष्ट्रपति का जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारा पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ पे संसद को संबोधित भी करता है, ये भी उसकी शक्ति उसको प्राप्त है, या उसने संसद को कोई संदेश भेजना हो सदनों को, उसको भी भेज सकता है। साथ में दूसरे पॉइंट में जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, संसद का अधिवेशन बुलाना, इसमें अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति कुछ बिलों को पास करने के लिए, कुछ विधेयकों को पास करने के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है दोनों सदनों का, तो वो भी हम लोग इसमें इसके अंतर्गत इसके ऊपर पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम 4 की बात करें तो हमारे पास आता है बिलों की स्वीकृति, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक और पॉइंट साथ में जो मैं यहां पे जोड़ूंगा, निषेधाधिकार। ठीक है? राष्ट्रपति जो है हमारे पास बिलों को, जब वो संसद से पास हो जाते हैं विधेयक, जब उनको हम लोगों ने कानून बनाना हो, तो जब तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसको हम एक्ट नहीं बना सकते। साथ में जो यहाँ पर एक और शब्द मैंने इंट्रोड्यूस किया बीच में, निषेधाधिकार, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि राष्ट्रपति अगर किस बिल पर साइन नहीं करना चाहे, यानी कि अगर उसको लगता हो कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो, तो वो सुधार के साथ दोबारा उसको रिव्यू के लिए, यानी कि पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों के पास उसको भेज सकता है। फिर अगर दोबारा वो दोनों सदन सेम, या तो जो राष्ट्रपति ने सुझाव दीजिए,
अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझें कि मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट ने कोई एग्जांपल के लिए 3 रूल जो थे अपने किसी बिल में ऐड किए, सुधार किए और दोबारा उसको लोकसभा प्लस राज्यसभा में भेज दिया कि आप जो है इन सुधारों पर दोबारा पुनर्विचार कीजिए, ठीक है, और इस पुनर्विचार के साथ इसको मेरे पास दोबारा भेजे। तो हो सकता है कि ये जो दोनों सदन होंगे इन तीनों के लिए सहमत हो, जो राष्ट्रपति 3 सुधार भेजे। हो सकता एक ही सुधार के लिए स्वीकृति दे, हो सकता 2 ही सुधारों के लिए दे, या हो सकता किसी भी सुधार के लिए स्वीकृति ना दे। तो जब संसद जो है दूसरी बार किसी बिल को भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति को उसको जो है साइन करना ही पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहली बार जो है राष्ट्रपति इसको स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, यानी राष्ट्रपति इसमें कुछ सुधारों के साथ उसको वापस जो है दोनों सदनों के पास उसको भेज सकता है। एक यह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। नंबर 5, अगर हम लोग बात करें कि कुछ बिल जो हमारे पास बिलों, हम अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे, कुछ बिलों की पूर्वानुमति। अगर हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, क्लियर, राज्य का सीमा परिवर्तन करना हो, राज्य का सीमा परिवर्तन करना हो, या फिर अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने नया राज्य बनाना हो, नया राज्य बनाना इत्यादि। तो ऐसे जैसे जो हमारे पास बिल होते हैं जिनका जो है हमारे पास पूरे संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, तो इन बिलों के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता भी होती है, ठीक है, कि जब तक राष्ट्रपति जो है इन बिलों पर अनुमति नहीं देता हम इनको संसद में पेश ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, या फिर कहीं के राज्य की सीमा का परिवर्तन करना हो, या फिर हमने किसी नए राज्य को बनाना हो। क्लियर यहां पर। नंबर 6 पे अगर हम लोग बात करें तो जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के द्वारा भेजे गए जो बिल होते हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है, भेजे गए बिल, इन बिलों पर भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति भी दे सकता है और सुधार के साथ दोबारा जो है राज्यपाल को भेज भी सकता है। क्लियर। नंबर 7 अगर हम बात करें अध्यादेश जारी करना, और अध्यादेश जारी करना जो है हमारे पास, इसका जो संबंध है हमारे पास उसको आप लोग ध्यान रखना है, आर्टिकल 123 से है। यानी कि भारत का संविधान अनुच्छेद 123 कहता है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति होता है वो जब संसद का सेशन नहीं चला होता है, संसद सत्र नहीं चला होता है, तो उसमें अगर जरूरी हो तो वो हमारे पास अध्यादेश भी जारी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, जो हमारे पास अध्यादेश जारी करने की जो मैंने आपको कंडीशन बताई, इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन जो जोड़ी गई है वो क्या है कि जैसे ही संसद का जो है अधिवेशन, संसद सत्र शुरू होता है, क्लियर, संसद सत्र शुरू, तो जो ये अध्यादेश होता है हमारे पास, ये संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक तक ही वैध होता है। इसको हम तब तक ही वैलिड मानते हैं कि हमारे पास अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। क्लियर। इसके बाद जैसे इसको पास कर दिया जाता है तो हमारे पास फिर ये एक्ट के रूप में जो है हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो अध्यादेश की पावर है वो भी एक एक्ट के बराबर ही होती है, यानी कि जितनी मान्यता हम कहें कि संविधान के अनुसार जो पावर एक एक्ट को होती है वही पावर राष्ट्रपति के अध्यादेश को भी संविधान के अनुसार दी गई है। अगर आप करें इसकी एक और शक्ति की बात तो वो है रूल या नियम बनाना। यहां पर तो अगर हम बात करें जो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति जो हमारे पास होती है, यहां पर अगर हम बात करें, और दूसरा अपॉइंटमेंट मैंने इसके लिए लिख दिया। नंबर 2 अगर हम लोग इसमें देखेंगे जो हमारे पास संघ के कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। और नंबर 3 अगर हम बात करें जो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग की
प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, उन सभी के बारे में जो रूल नियम जो हैं वो राष्ट्रपति को बनाने का पूरा पूरा हक है। और उन सब का जो हम डिस्कशन या उसको पढ़ते हैं हम लोग, वो करते हैं हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत। क्लियर? वीडियो थोड़ी सी आज की लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वीडियो को आप बीच में रोक के, पॉज करके, रेस्ट करके, और जो पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं उन्हीं पॉइंट को लिख सकते हैं। और जिस पॉइंट पे आपको डाउट हो या आप इसमें कुछ और सुधार आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बता सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को 2 या 3 हिस्सों में बांट लीजिए और उसके अनुसार ही अलग अलग पावर्स की किस किस पावर में राष्ट्रपति क्या क्या करता है उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। पर जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों ने इसको उसी पावर के अंतर्गत रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है एग्जाम में फिर। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें उसको कि उसको धन, या फिर बात करें कि उसको वित्तीय शक्तियां जो प्राप्त है, या बात करें फाइनेंशियल जिसको पावर प्राप्त है। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है बजट के रूप में। क्लियर? कि राष्ट्रपति को जो है उसका ये मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रपति का, ध्यान रखना आप लोगों ने, राष्ट्रपति का एक मौलिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष की जो आय व्यय है उसका विवरण, प्रत्येक वर्ष की आय और व्यय का विवरण जो है वो संसद के सामने पेश करवाए, संसद के सामने पेश करवाए सरकार के द्वारा। ये उसका मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ में आप लोगों ने क्या देखना कि जो बजट होता है हमारे पास वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमारे पास उसके नाम से रखा जाता है संसद में। क्लियर? बजट को जो संसद में पेश करते हैं उसको हम राष्ट्रपति के नाम से ही पेश करते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि राष्ट्रपति का एक मौलिक कर्तव्य भी हम लोगों ने उसको दिया हुआ है कि वह उसकी जिम्मेवारी है कि वो प्रत्येक वर्ष के अनुमानित अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास आय व्यय होगा, सरकार का इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको संसद के सामने रखें। क्लियर? नंबर 2 अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि धन विधेयक जो हमारे पास होता है, मनी बिल होता है जो हमारे पास, उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पास नहीं किया जा सकता। ठीक है? और संसद में जो ये काम हुआ, संसद में यह कार्य राष्ट्रपति के लिए, मैंने पी यहां पर लिखे शॉर्ट फॉर्म में, राष्ट्रपति के नाम से सरकार के किसी मंत्री द्वारा किया जाता है, सरकार के किसी मंत्री द्वारा, किसी मंत्री द्वारा किया जाता है। क्लियर? धन विधेयक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इसके लिए पहले हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है। ठीक है? उसके साथ मैंने आपको बताया कि यह कार्य संसद में जो है वो सरकार के किसी मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है? नंबर 3 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि उसको फाइनेंस तौर पे, या अगर हम बात करें कि उसकी वित्तीय शक्ति उसको क्या है, तो सबसे जरूरी जो आप लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग के बारे में। और आप सभी को पता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही हमारे पास जो हमारे पास वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशों के अनुसार ही जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास टैक्स यानी राजस्व इकट्ठा होता है उसका केंद्र और विभिन्न राज्यों में बंटवारा करते हैं। तो उस वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 वर्ष के बाद जो अंतराल में जो हम लोगों ने करनी होती है वो भी हमारे पास किसका कार्य है, वो भी हमारे पास राष्ट्रपति का कार्य है। और किसमें? वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत करते हैं। नंबर 4 हम बात करें भारत की कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं संचित निधि के बारे में, संचित निधि के बारे में। तो ये भी जो है राष्ट्रपति के पास ही संचित होती है। क्लियर? संचित निधि कॉन्टीजेंसी फंड हमारे पास, इसका प्रयोग जो है जब जब हमारे देश में कोई आकस्मिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन आकस्मिक घटनाओं को, यानी कि अगर हम कहें तो इमरजेंसी कोई घटना नेचुरल रूप से हो जाए या किसी और कारणवश कोई घटना हो जाए, तो उसका सामना करने के लिए जो है राष्ट्रपति इस कॉन्टीजेंसी फंड का प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार। ठीक है? तो हमारे पास अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो इन 4 शक्तियों को आप लोगों ने मोटे तौर पे
वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर्स के रूप में राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम एक पॉइंट और डिस्कस करें इसमें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। हमारे पास जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ी सी वीडियो आज की लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसको पार्ट में देख लेना है। ठीक है, विभिन्न पार्ट्स में करके न्यायिक शक्तियां। तो इन न्यायिक शक्तियों में जो मैं आपको बात करूं, तो सबसे पहले मेरे पास जो मैंने आपको बात बताई थी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायालय के प्रति, एनी कोर्ट, ठीक है, किसी भी न्यायालय के प्रति क्या है, वो अपने किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति क्या है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी वो जो भी कार्य करेगा हम उसको उसके लिए जिम्मेदार किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरा सकते। तो उसकी पहली न्यायिक शक्ति होगी। नंबर 2, अगर हम बात करें आर्टिकल 72 के अनुसार, ठीक है, जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, आपने उन आर्टिकल्स का नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को हक है कि वो किसी कैदी को, किसी अपराधी को जो क्षमादान कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, या किसी को आजीवन कारावास सजा मिली है तो उस सजा को कम कर सकता है, 10 सालों में जेल कर सकता है, 15 में, 20 में, कि किसी प्रकार की जो भी उसको छूट का प्रावधान संभव हो सकता है उसको जो है राष्ट्रपति इसके तहत कर सकता है। क्लियर यहां तक। अगर नंबर 3 हम लोग इसमें बात करें तो हमारे पास जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है, इनकी जो जजों की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति वो भी हमारे पास जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है हमारे पास, वो भी कौन करता है हमारे पास, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, इस पॉइंट में आप लोगों ने ध्यान रखना कि एक राष्ट्रपति को जब जब आवश्यक लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु यहां पर एक कंडीशन एक यह भी है कि यह जरूरी नहीं है कि वो उस सलाह को माने। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह जरूरी नहीं होता है कि वो सलाह दे, पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे को लेकर जो है वो सलाह जो है वो मांग सकता है। क्लियर, यहां तक आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नंबर 5 पॉइंट में आपको एक पॉइंट और डिस्कस करूं आप लोगों से, तो इसको मैं कह सकता हूं कि स्वविवेकी शक्तियां, यानी कि कुछ शक्तियां ऐसी जिनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। अभी तक मैं आपको पूरी वीडियो में बता रहा हूं कि मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कुछ भी काम करना है उसकी सलाह जरूरी होगी, या प्रधानमंत्री के अनुसार। तो कुछ शक्तियां हमारे पास ऐसी हैं, जैसे मैं अभी आपको बात बताऊं, आर्टिकल 79 में लिखा गया है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। परंतु बात करें तो आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो होगा वो सूचना देने का अधिकार होगा, और ये सूचना जो दी जाएगी ये पीएम के द्वारा दी जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। क्लियर, राष्ट्रपति को जो होगा वो सूचना देने का अधिकार होगा। अगर हम कहें तो अनुच्छेद जो मेरे पास 78 है वो इस बात की व्यवस्था करता है कि एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं दे, चाहे वो किसी भी काम से संबंधित सूचनाएं हो, या राष्ट्रपति सूचनाएं मंगवा भी सकता है प्रधानमंत्री से, मंत्री परिषद से। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद के जो कार्य होते हैं, मंत्री परिषद के कार्यों को पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, कार्यों को पुनर्विचार यानी कि अगर हम लोग कहें तो उनको रिव्यू करने के लिए वो कह सकता है। जो मंत्री परिषद के मेरे पास कार्य होते हैं तो राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, मंत्री परिषद के जितने भी वो कार्य करते हैं। नंबर 3 अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो मैंने आपको पॉइंट यहां पे बताया था थोड़ा टाइम पहले अभी, बिलों की स्वीकृति से संबंधित, हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि जब जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल स्वीकृति के लिए जाएगा, ठीक है, तो वो कितने समय में उस बिल को स्वीकृति प्रदान करेगा। क्लियर, वो चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज देगा। जिसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो 2006 में हमारे पास जो लाभ के पदों से संबंधित जो बिल था, लाभ के पदों से संबंधित
एक बिल जो था उसको सरकार के पास राष्ट्रपति ने दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया था 2006 में। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारे देश में राज्यपाल यानी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रधानमंत्री की बात करें या मंत्री परिषद की बात करें हम लोग, क्लियर, इन लोगों के पद जो है वो लाभकारी पदों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि जब जब किसी राष्ट्रपति ने इलेक्शन लड़ना होता है किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति का, तो ये जरूरी भी होता है कि वो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई भी स्थानीय सरकार हो, उसके अंतर्गत किसी लाभकारी पद पर मौजूद ना हो उस समय में। ठीक है, अगर हम इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करें न्यायिक शक्तियों में, यहां तक आप लोगों को अगर किसी पॉइंट में कुछ पता नहीं लग रहा होगा, कहीं कोई डाउटफुल होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नंबर 4 जो हमारे पास पॉइंट होगा कि जब जब हमारे पास बहुमत जो हो स्पष्ट ना हो, किसी भी दल में बहुमत स्पष्ट ना हो, यह स्थिति, एक और स्थिति हमारे पास हो सकती है कि बहुमत दल जो है, बहुमत दल नेता का चुनाव जो यानी कि अपने पीएम का चुनाव जो है स्पष्ट ना कर, नेता का चुनाव स्पष्ट रूप से ना कर सके, स्पष्ट रूप से ना कर सके। ठीक है, बहुमत यानी कि स्पष्ट नहीं मिला किसी भी दल को, अल्पमत में है। दूसरा कि जो बहुमत दल है जो उसका नेता होगा उसका चुनाव करने में कुछ स्पष्ट की, यानी कि जो बहुमत दल हमारा जो पार्टी जीती हुई है वो स्पष्ट रूप से उस नेता का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार क्या है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम पद के लिए इलेक्ट कर सकता है जो राष्ट्रपति को विश्वास होता है कि वो लोकसभा में क्या कर सकता है, बहुमत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को भी चुन सकता है। ठीक है, यानी कि जब बहुमत स्पष्ट ना हो या फिर बहुमत दल का नेता जो है स्पष्ट रूप से चुना ना जा सके, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे नेता का चुनाव करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो ये थी हमारे पास राष्ट्रपति की कुछ वह शक्तियां जो शांति काल में राष्ट्रपति यूज कर सकता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, फिर हमारे पास कोई फाइनेंस पावर थी और हमारे पास थी जुडिशियल पावर। अब लास्ट में हमारे पास थोड़ी सी 5 मिनट का और टाइम लगेगा सारा इसके लिए हमें, हमारे पास है राष्ट्रपति की इमरजेंसी जो पावर होगी। ठीक है, आप लोगों ने बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक जो मैंने आपको पावर उसकी बताई है इसको आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है जो इमरजेंसी जो पावर्स होती हैं, ईपी मैंने इसके लिख दिया सबसे पहले आर्टिकल 352। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कि युद्ध, विदेशी आक्रमण यानी कि फॉरेन से कोई विदेशी आक्रमण को भारत अटैक कर रहा है या सशस्त्र विद्रोह, जो इससे कोई संकट अगर हमारे देश में उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत जो है इमरजेंसी लगा सकता है। परंतु इसमें आप लोगों ने सावधान क्या ध्यान रखना है भी, जो हमारे पास में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था यानी कि संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार जब तक जो है मंत्री परिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति से सिफारिश ना करे तब तक राष्ट्रपति इसको नहीं लगा सकता है। ठीक है, यानी कि 352 के लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो टर्म एंड कंडीशंस जोड़ी गई वो क्या थी कि मंत्री परिषद की जब तक लिखित सिफारिश नहीं आएगी तब तक राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करेगा, और जैसे ही राष्ट्रपति इसको लगाता है तो इसको जो है 1 माह के अंदर जो है, आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, संसद से पास करवाना इसको पड़ता है। 1 माह के अंदर संसद से इसको पास करवाना पड़ेगा, यानी कि जो आएगी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 महीने की है, उसके बाद खत्म हो जाएगी अपने आप की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें इसके, अगर हमें अवधि का विस्तार करना है, अवधि का विस्तार, तो जो इसका प्रस्ताव होगा दोनों सदनों में, जो अवधि के विस्तार का प्रस्ताव होगा दोनों सदनों में, उसको हमें लोकसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से जो है हम लोग इसको
6 मंथ के लिए इसको लोग एक्सपेंड इसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पर दोनों सदनों में हमें 2/3 बहुमत आवश्यक होगा इस 352 को और बढ़ाने के लिए, इमरजेंसी को। इसके साथ में जब हमारे पास 6 मंथ का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो अगर हमने इसमें दोबारा इसको 6 मंथ एक्सटेंड करना है तो दोबारा से मैं वही 2/3 2/3 और दोबारा से वही 2/3 बहुमत हासिल करना पड़ेगा। क्लियर। इसके साथ साथ में जब इसकी समाप्ति हम लोगों ने करनी होगी तो समाप्ति को हम लोग जो है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो है इसको समाप्त इसको कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था साधारण बहुमत आपको पता है, एग्जांपल के लिए 100 में से 51% यानी कि 50% से अधिक अगर वोट प्राप्त होते हैं तो ये इमरजेंसी जो है खत्म अपने आप हो जाती है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको 1 माह के अंदर जो है संसद से पास करवाना जरूरी है, नहीं तो इसकी जो वैधता है समाप्त हो जाती है। साथ साथ में जो मैंने आपको 6 महीने का जब इसमें विस्तार होगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत भी जरूरी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अब हमारे पास 356 की, आप लोग अभी काफी थक गए होंगे बट मैंने आपको बोल रहा हूं कि बीच में आप लोग वीडियो में इसको पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद आराम से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो को आप लोगों ने एक बारी में ही देखना है। नंबर आता है मेरे पास 356 का, इसको हम कह सकते हैं संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर, संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर किसी भी राज्य में या किसी क्षेत्र में असफल होने पर इसमें राष्ट्रपति इसका जो प्रयोग होगा वो कर सकता है 356 का, और ये जो होगी इसको 2 माह के अंदर जो है संसद से स्वीकृत करवाना पड़ेगा। ठीक है, और 2 माह का हमारे पास मतलब ये होता है कि 352 जो है 1 माह तक वैलिड है और 356 जो है वो 2 माह तक वैलिड है। इसके साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम इसको संसद के हम कह सकते हैं संसद के समर्थन द्वारा, ये भी हम इसको सरल शब्दों में मतलब इसको हम पहली बार 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर देंगे और दोबारा जब हम इसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं तो जब हमने इसको 2 बार एक्सटेंड कर दिया उसके बाद जब हम इसको बढ़ाएंगे तो वहां पर 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। क्लियर, किसको 356 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि उस राज्य में क्या है अभी तक जो है राज्य में राष्ट्रीय शांति स्थापित ना हुई हो, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ये प्रूव हो जाए कि अभी तक कार्य उसके अनुसार नहीं हो रहा हो। नंबर 2, यदि जो हमारे पास चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव की परिस्थितियां ना हो, चुनाव की परिस्थितियां ना हो, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो जब इसको 2 बार हम लोगों ने 6 मंथ के लिए बढ़ा लिया उसके बाद हम लोग इसको नहीं बढ़ा सकते। क्लियर, ये हमारे पास 356 में व्यवस्था की गई है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर, अगर इसको हम मान लेते हैं कि दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं हो रही हैं तो ये फिर ऑटोमेटिक रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, परंतु अगर हम लोग इसको तीसरी बार को संसद के समर्थन से विश्वास मत से एक्सटेंड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस राज्य में राष्ट्रीय शांति स्थापित नहीं हुई है, सिर्फ तभी कर सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग के अनुसार अभी वहां पे चुनाव की परिस्थितियां ना हुई हो, जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर के केस में देखा था। जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग सितंबर 1990 से लेके किया गया था और इसको 1996 से इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, चुनाव आयोग के कारण, कि चुनाव आयोग का मानना था कि वहां पे चुनाव की परिस्थितियां नहीं है। क्लियर, अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट में हमारे पास जो अभी बचता है 360। ठीक है, हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 360 में अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जब जब राष्ट्रपति को लगता है कि हमारे देश में वित्त संबंधी कोई समस्या पैदा हो गई है किसी राज्य में, तो वहां पे वित्तीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी वही कंडीशन है कि 2 माह की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, 2 माह की स्वीकृति तक वैध, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 माह तक वैलिड है। उसके बाद अगर हम लोगों ने इसको एक्सटेंड करना है 6 माह के लिए तो हमें संसद की स्वीकृति चाहिए। ठीक है, हम इसको लगा सकते हैं कम से कम 2 महीने के लिए,
फिर जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमें संसद की स्वीकृति वहां पे जरूरी है। अब इसके लिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोगों ने इसकी समाप्ति करनी होगी, एक बार हम लोगों ने इसको बढ़ा दिया तो फिर ऑटोमेटिक रूप से चलता रहेगा। जब तक राष्ट्रपति जो है दूसरी घोषणा के द्वारा स्वयं इसे, दूसरी घोषणा के द्वारा स्वयं, जब तक राष्ट्रपति दूसरी घोषणा के द्वारा स्वयं इस आपातकाल की समाप्ति की घोषणा नहीं करता है, तब तक ये जो है इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो चलती रहती है। क्लियर? तो ये थी हमारे पास राष्ट्रपति से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शक्तियां, उसके कार्य कि किन किन शक्तियों का प्रयोग वह कैसे कैसे करता है। ठीक है, तो इस सारी वीडियो को आप लोगों ने बीच में पॉज करके आराम से देख लेना है और एक एक पॉइंट को जहां जहां मैंने बताया उसी पॉइंट के आपने उसको ही ऐड करना है। थैंक्स।